आज की डेट में अगर हम बात करें तो इंडिया में इंटरनेट काफी सस्ता है। ये इंटरनेट इतना सस्ता है कि इस 1 GB की प्राइस लगभग हमें 1.75 रुपए तक पड़ती है और ये इंटरनेट पूरी दुनिया में वन ऑफ द चीपेस्ट में काउंट होता है। बट सोच के देखो, अगर मैं आपको कहूं कि ये इंटरनेट इससे भी सस्ता, इससे भी बेहतर और इससे भी ज्यादा फास्ट हो सकता है, और ये पॉसिबल है एक 100% गवर्नमेंट ओन्ड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से, जिसका नाम है BSNL। बट यहां से एक सवाल आता है कि BSNL के तो खुद को इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रखी है। BSNL का जो लॉस है वो 2023 में बढ़ के 8,161 करोड़ तक पहुंच चुका है, और यहां तक कि BSNL की तो इतनी बुरी हालत है कि वो अपने एम्प्लॉइज को सैलरी भी टाइम से नहीं दे पा रहा है। यानी इस सैलरी इशू की वजह से 1,70,000 से भी ज्यादा लोग परेशान हैं। बट सच्चाई ये है कि BSNL में इतनी पावर है कि इस पूरे सिनेरियो को वो टर्न अराउंड कर सकते हैं, क्योंकि कैबिनेट ने रिसेंटली ही 90,000 करोड़ का एक पैकेज अप्रूव कर दिया है BSNL के रिवाइवल के लिए। तो आज हम इसी चीज को समझेंगे कि BSNL की इतनी बुरी हालत हुई कैसे। तो क्या इस रिवाइवल पैकेज की मदद से BSNL, एयरटेल और जियो जैसे बड़े प्राइवेट प्लेयर से फाइट कर पाएगा? आओ इसी को समझते हैं। सबसे पहले अगर बात समझे तो BSNL एक बहुत ही पुरानी कंपनी है जिसको स्टार्ट किया गया था 1 अक्टूबर 2000 में, और उस जमाने में मेजरली लैंडलाइंस या फिर 2G नेटवर्क जो होता था वही सबसे ज्यादा फेमस था। तो बस इसी लैंडलाइन और 2G के नेटवर्क को एस्टैब्लिश करने के लिए BSNL ने बहुत ही बड़ा मार्केट शेयर एक्वायर कर लिया था, और इतने बड़े मार्केट शेयर की वजह से हमने ये नोटिस किया कि साल दर साल जो प्रॉफिट्स थे BSNL के वो बढ़ते ही जा रहे थे। ये रेवेन्यू इतना बड़ा था कि अगर इसे हम कंपेयर करें सेकंड सबसे बड़े खिलाड़ी से, तो जहां BSNL का रेवेन्यू 41,000 करोड़ था, उसके सामने एयरटेल का रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ 18,000 करोड़ था। BSNL उस समय इतनी बड़ी कंपनी हो गई थी कि इस बात का अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगा सकते हैं कि इंडियन रेलवे से भी ज्यादा एक्सपेंडिचर था। यानी BSNL का टोटल खर्चा इंडियन रेलवे से भी ज्यादा था, बट उसका प्रॉफिट इंडियन ऑयल से भी ज्यादा था। बट इसी मार्केट शेयर को हम 2023 में कंपेयर करें तो BSNL के पास सिर्फ और सिर्फ 9.21% बचा है, जबकि रिलायंस जियो, जिसको आए हुए ज्यादा समय नहीं बीता, उसके पास 37% से भी ज्यादा का मार्केट शेयर है। तो इस बात से हमें यह तो समझ में आता है कि BSNL की हालत आज जितनी भी खराब हो, वो फाइट जरूर कर सकता है बड़ी कंपनी से, बट फिर भी BSNL की इस हालत के लिए जिम्मेदार है कौन? तो इस कहानी की शुरुआत होती है मरन ब्रदर्स और एक टीवी जिसका नाम था सन टीवी। और इन मरन ब्रदर्स में पहले का नाम था दयानिधि मरन, जो उस समय पे यूनियन टेलीकॉम मिनिस्टर थे, और दूसरे भाई का नाम था कलानिधि मरन, जो कि सन टीवी के नेटवर्क चीफ थे। अब ये दोनों भाई बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं BSNL के डाउनफॉल में, क्योंकि दयानिधि मरन जो कि टेलीकॉम मिनिस्टर थे, उन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने लिए प्राइवेट टेलीफोन एक्सचेंज लगवाए थे। यानी कहने का मतलब उन्होंने 764 लाइंस बिछवाई थी, जो कि अपने पर्सनल और प्राइवेट यूज के लिए थी। साथ ही साथ उन्होंने BSNL के डेटा को इस तरीके से फैसिलिटेट किया ताकि वो सन टीवी के उसमें यूज हो सके, और इस पूरी कहानी की वजह से BSNL को 1.78 करोड़ का डायरेक्ट लॉस हुआ था। डायरेक्ट लॉस से मेरा मतलब यह है कि ये ऐसा नुकसान था जो कि सीधे सीधे नजर आ रहा था, बट क्योंकि ये स्कैम की खबरें जैसे जैसे बाहर आ रही थी, BSNL को बहुत ही बड़ा नुकसान होता ही जा रहा था, और ये केस 16 साल से कोर्ट में है, और आज भी मरन ब्रदर्स में से किसी को जेल नहीं भेजा गया है। यानी पहला रीजन ये है कि अपने और अपने परिवार के फायदे के लिए BSNL का नुकसान करा दिया गया। दूसरा रीजन ये है कि जहां पे सारी की सारी कंपनीज 3G पे शिफ्ट हो रही थी, वायरलेस कनेक्शन पे शिफ्ट हो रही थी, वही अगर हम BSNL की बात करें तो वो अभी भी अपने आउटडेटेड वायर्ड कनेक्शन पे ही टिका हुआ था। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि सडनली जो एक कंपनी 2006 और 7 में लीड कर रही थी, टॉप कर रही थी, एकदम से ही नई कंपनीज के पास नई टेक्नोलॉजी तो आ जाती है, बट इतनी बड़ी कंपनी को नई टेक्नोलॉजी नहीं मिल पाती है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि BSNL को मना किया गया था कि आप चाइनीज वेंडर से कोई भी सामान नहीं खरीद सकते हो, बट BSNL को ये सामान खरीदने से रोकने के पीछे रीजन ये दिया गया था कि ये एक तरीके से सिक्योरिटी का इशू है। वहीं दूसरी तरफ जो प्राइवेट कंपनीज थी वो धड़ल्ले से सामान खरीद रही थी चाइनीज वेंडर से, और एग्जैक्टली ऐसा ही BSNL के साथ भी हुआ। कुछ टाइम बाद उनको भी अलाउ कर दिया गया कि आप भी चाइनीज वेंडर से सामान खरीद सकते हो, यानी उन्हें जो भी इक्विपमेंट चाहिए होगा टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए, अब उन्हें अलाउड है ये सारा सामान खरीदना। बट यहां मैं आपको एक पैटर्न बताना चाहता हूं जो वीडियो के एंड में भी हम दोबारा डिस्कस करेंगे, कि कैसे पहले तो BSNL को रोका गया कि नई टेक्नोलॉजी लेने से, और बाद में जब सारी कंपनीज आगे निकल चुकी थी काफी, तब अलाउ कर दिया गया और तब उनको टेक्नोलॉजी दे दी गई। बट इतने बड़े गैप की वजह से BSNL अपने बहुत सारे सब्सक्राइबर्स लॉस कर चुका था, और ऐसा भी नहीं है BSNL नई टेक्नोलॉजी लाने के मामले में बाकी कंपनी से पीछे रह गया था। BSNL ने 2007 में ही VMAX टेक्नोलॉजी का प्रपोजल डाला था। यह भी एक वायरलेस टेक्नोलॉजी थी जो कि पिछली वायर टेक्नोलॉजी से काफी सुपीरियर थी, और इसके आते ही इंस्टेंटली 5 लाख से भी ज्यादा लोगों को फायदा होता। बट इस प्रपोजल को उस समय के कैबिनेट मिनिस्टर ए राजा ने रिजेक्ट कर दिया था। हाँ, ये वही ए राजा है जो कि 2G स्कैम के समय बहुत ही ज्यादा फेमस हुए थे, और ये वही 2G स्कैम है जिसके वजह से इंडिया को करोड़ों का नुकसान हुआ था। तो यहां से सवाल ये आता है कि क्या 2G स्कैम के वजह से भी BSNL को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है? तो इसका आंसर है हाँ, BSNL को बहुत ही बड़ा नुकसान
नुकसान हुआ था 2G स्कैम की वजह से, क्योंकि बाद में BSNL ने जब फिर से एक प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट किया तो उसको तो अप्रूव कर दिया गया था, बट प्रॉब्लम यह हुई कि टेंडर भरने सिर्फ और सिर्फ 2 कंपनीज आगे आई, जो कि थी एरिक्सन और नोकिया। और ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात थी कि इतने बड़े और इतने इंपॉर्टेंट टेंडर के लिए गिनी चुनी कंपनीज सामने आ रही थी। और इसके बाद भी एरिक्सन और नोकिया ने बहुत ही हाई प्राइसेस कोट किए थे, जहां एरिक्सन ने $108 पर लाइन की बात करी थी, जिसको बाद में नेगोशिएट करके कम करवा के $91 पर लाइन करवा दिया गया था। बट अगर नोकिया की बात करें तो उन्होंने तो $177 पर लाइन की बात की थी। तो इतने महंगे टेंडर्स के बाद ही समझ में आता है कि किसी न किसी फेवरेट इंसान की एंट्री हो गई है इस पूरी की पूरी कहानी में। ऐसा इसलिए था कि ये कोटेशंस इतने महंगे थे कि पेमेंट इश्यू की वजह से BSNL को अपने इतने बड़े प्लान को कैंसिल करना पड़ा था, और इसके बाद BSNL के एक के बाद एक करके बहुत ही सारे प्रोजेक्ट्स को कैंसिल कर देना पड़ा था। इस बात का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि BSNL की VMAX टेक्नोलॉजी, जिनको वो 2006 में लाना चाहते थे, वो लेट होते होते इतनी लेट हो गई कि वो 2013 में जाके अप्रूव हुई थी। तो इन्हीं सारे रीजंस की वजह से जो BSNL 2006 या 7 तक बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट्स में थी, वही BSNL आज की डेट में बहुत ही ज्यादा हैवी लॉसेस में है। और ये बात तो इतनी ही कहानी में समझ में आ जाती है कि BSNL को इस पड़ाव तक लाने के लिए बहुत सारी साजिशें रची गई थी, क्योंकि BSNL को एक तरीके से फोर्स किया जा रहा था कि वो एक लोअर स्पेक्ट्रम का इंटरनेट यूज करें, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स उनकी सर्विसेज काफी वीक थी बाकी कंपेटिटर्स के कंपैरिजन में। तो 2G स्कैम की तो अपने आप में एक बहुत बड़ी स्टोरी है, बट BSNL को भी एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है उसी के वजह से। बट इतना सबके बाद भी ए राजा को 15 महीने की जेल के बाद रिहा कर दिया गया था। बट यहां तक के सारे बॉम्ब तो बहुत ही छोटे बॉम्ब थे BSNL के लिए, क्योंकि अब जो बॉम्ब फूटा था BSNL के ऊपर वो इन सबसे ही बड़ा था। और ये बॉम्ब अकेले BSNL पे नहीं, बहुत ही सारी कंपनीज पे फूटा था, जिसका नाम है जियो। और जियो की सक्सेस के पीछे हमें ये लगता है कि उन्होंने फ्री इंटरनेट या फ्री कॉलिंग दी थी, इसी वजह से वो इतने ज्यादा बड़े बन पाए थे। जैसे कि अगर हम बात करें आइडिया, एयरटेल या वोडाफोन जैसी कंपनीज को, जिन्होंने 3G से 4G में अपग्रेड किया था, जिसमें उनका बहुत ही सारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ था। बट जियो ने तो डायरेक्ट 4G के मार्केट में एंट्री मारी थी, तो उसको इतने सारे अपग्रेड्स करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो जहां हम बात करें पुराने नेटवर्क में कॉलिंग के लिए या फिर इंटरनेट के लिए सेपरेट नेटवर्क्स की जरूरत पड़ती थी, वहां जैसे ही हम 4G में एंटर करते हैं हमें 2 सेपरेट नेटवर्क्स की जरूरत नहीं पड़ती। यानी 4G में इंटरनेट कॉलिंग जैसा भी फीचर होता है। और इसी न्यू मूवर एडवांटेज की वजह से जियो को बहुत ही सारे फायदे हुए थे। और ऑफ कोर्स फ्री इंटरनेट और फ्री कॉलिंग देके उन्होंने बहुत सारी जनता को भी इकट्ठा कर लिया था। और इसी वजह से पुराने टाइम में जहां हमें एयरसेल, वीडियोकॉन, डोकोमो जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स देखने को मिलते थे, वही अगर हम आज की बात करें तो मेजरली सिर्फ 4 ही ब्रांड्स बच के रह गए, जिसमें से एक ब्रांड जो कि वी है, वो तो ऑलरेडी 2 बड़े ब्रांड्स का कॉम्बिनेशन है, जो कि पुराने टाइम में आइडिया और वोडाफोन हुआ करते थे। और इसी चीज को मार्केट शेयर में भी अगर हम देखें तो जियो और एयरटेल के पास 36% और 30% का मार्केट शेयर है। और कई लोगों को ये देखने में काफी अच्छा लगेगा कि बढ़िया तो है, इतने सारे ऑप्शंस में सर खपाने की जरूरत नहीं बचेगी, सिर्फ 2 और 3 ऑप्शन है, उसमें से चूज करो, आराम की जिंदगी जियो। बट इसको ऐसे समझते हैं कि मान लो आज की डेट में 2 ही कंपनीज होती, एप्पल और सैमसंग, तो हम लोगों को फोन बहुत ही ज्यादा प्राइसेस पे मिलते, और अगर कोई सस्ता फोन शायद मिलता भी तो भी उसमें उतने अच्छे फीचर्स नहीं मिलते। पर क्योंकि इंडिया में इतने सारे मोबाइल फोन्स की कंपनी है, इसीलिए हमें काफी सस्ते प्राइसेस में भी काफी अच्छे अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। और इसीलिए किसी भी मार्केट में किसी की भी मोनोपोली होना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर मार्केट में सिर्फ 2 या 3 प्लेयर्स बचते हैं और अगर कल को वो सारे के सारे प्राइसेस को एकदम से 3 गुना या 4 गुना भी कर देते हैं, तब भी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, हमें उन्हीं के प्लान्स खरीदने पड़ेंगे। और ये चीज तो 5G में एंटर करने पे और भी ज्यादा डेंजरस बन जाती है, क्योंकि अगर 5G की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही प्लेयर्स बचते हैं, जो कि है जियो 5G और एयरटेल 5G। पर यहीं पे दिमाग में आता है कि यार वी के पास भी अच्छा खासा 22% का मार्केट शेयर है। बट रियलिटी ये है कि वोडाफोन और आइडिया यानी वी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, और उनको बचाए रखने में गवर्नमेंट का बहुत ही बड़ा हाथ है, क्योंकि उनके पास 33% का शेयर है। बट फिर से वही सवाल आता है कि अगर गवर्नमेंट वी की इतनी मदद कर सकती है तो BSNL की मदद क्यों नहीं की जा सकती। पर ये कंपनीज आज की डेट में BSNL से बहुत ही ज्यादा आगे हैं, और एग्जैक्टली यही एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके वजह से BSNL को मार्केट में दोबारा अच्छे से एंट्री लेनी पड़ेगी। जैसे कि अगर हम बात करें, BSNL के पास आज भी बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं, जबकि हर दूसरी कंपनी एक आउटसोर्सिंग के मॉडल पे काम करते हैं। ये मॉडल बहुत ही सिंपल होता है, जहां हम दूसरी कंपनी के लोगों को हायर कर लेते हैं अपने किसी काम को करवाने के लिए, बजाय कि अपनी ही कंपनी में किसी को एम्प्लॉय बनाने से। और इसी एम्प्लॉय प्रॉब्लम की वजह से BSNL को कई बार पावर आउटेज देखना पड़ता है। साथ ही साथ जब एम्प्लॉइज वगैरह नहीं होते तो सिग्नल लॉस जैसी प्रॉब्लम्स को भी फेस करना पड़ता है। तो अब अगर हम पैटर्न देखें तो पैटर्न बहुत ही सिंपल जाता है, और पैटर्न सिंपल ये है कि जब 3G का अनाउंसमेंट हो रहा था, जब सारी कंपनीज 3G को यूज कर रही थी, तो BSNL उनसे
से लगभग 3 या 4 साल पीछे था। साथ ही साथ जो 4G हम लोगों को 2015 या 16 में ही मिल गया था, वो 4G BSNL को पूरी तरीके से एक्वायर करने में 2023 लग जाएगा। और 5G तो आज की डेट में हम यूज कर ही सकते हैं, बट 6G की भी तैयारियां शुरू हो चुकी है, यानी 2023 से ही फेज 1 शुरू हो चुका है 6G का। यानी पैटर्न बहुत ही सिंपल है, जो टेक्नोलॉजी बाकी प्राइवेट कंपनीज को सालों पहले मिल जाती है, BSNL को वो मिलते मिलते सालों बीत जाते हैं। और इसी वजह से ये जो रिवाइवल पैकेज अप्रूव किया है गवर्नमेंट ने, ये BSNL के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से जो BSNL का कैपिटल है वो 1.5 लाख करोड़ से बढ़कर 2,10,000 करोड़ पे पहुंच गया है। साथ ही साथ BSNL का जो कर्ज है, यानी जो उनका डेट है, वो कम होकर 32,000 करोड़ से 22,000 करोड़ पे पहुंच गया है। तो यहाँ पे यही सवाल आता है कि अगर BSNL इतने ज्यादा लॉस में है तो उसे कंटिन्यू करके रखने का रीजन है क्या? तो रीजन काफी सिंपल है। अगर हम किसी गांव की बात करें या किसी रिमोट लोकेशन की बात करें जहां पे लोग ज्यादा नहीं होते, वहां पे जियो जैसी कंपनी, एयरटेल जैसी कंपनी अपने टावर्स को उतने अच्छे से इंस्टॉल नहीं करेंगे, क्योंकि इंस्टॉल करने से उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा है, कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो ऐसा करेंगे क्यों? और वही अगर हम BSNL जैसी कंपनी की बात करें तो उनको इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता, चाहे किसी लोकेशन में फ्लड आया हो, चाहे किसी लोकेशन में अर्थक्वेक आया हो, या फिर किसी सिचुएशन में वॉर ही क्यों ना चल रही हो। क्योंकि BSNL एक गवर्नमेंट कंपनी है, तो वो किसी भी इंसान को कस्टमर की तरह नहीं, सिटीजन की तरह ट्रीट करेंगे। इसीलिए BSNL अगर आने वाले समय में एक लॉस मेकिंग कंपनी भी रहती है, तब भी उसे कंटिन्यू करना जरूरी होगा, क्योंकि हो सकता है लद्दाख के किसी रिमोटेस्ट लोकेशन में कोई एक बंदा बैठा हो जिसको शायद एयरटेल और जियो का इंटरनेट ना मिल पाए, तो भले उसे 6G ना मिले, बट एटलीस्ट BSNL का 4G तो मिल ही जाएगा। बट फिर भी आपको क्या लगता है कि BSNL के रिवाइवल के लिए इतनी बड़ी रकम को ऐड करना सही था या गलत था? कमेंट्स में लिख के जरूर बताना।